हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैश बजट। देखिए, कैश के तो सीधे सीधे दो ही मतलब होते हैं। कैश या तो रिसीट्स होगा या पेमेंट्स होगा, या जिसको हम बोलते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते रहते हैं। कैश आता भी है, रिसीट भी होता है और पेमेंट भी होता है। लेकिन कैश के आगे एक और वर्ड लिखा है बजट। बजट का मतलब होता है एक तरह से एस्टीमेट, एक एस्टीमेट बताना, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टीमेट बताना कि कितना कैश रिसीट हो सकता है और कितना कैश पेमेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। पर्टिकुलर टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अभी 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 का बजट, ये 6 महीने का टाइम पीरियड है। ये 6 महीने का बताना है कितना कैश रिसीट हो सकता है और कितना कैश पेमेंट हो सकता है। देखिए, कैश बजट, कैश कितना रिसीट एस्टीमेट, कैश कितना पेमेंट एस्टीमेट बताना है। तो ये जो 6 महीने का बजट बनाना है, इसका बेस क्या है, इसको बनाने का बेस क्या है। देखिए, दो बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एक पीरियड 6 महीने का जो बीत चुका है एक्चुअल, वो पीरियड है 1 जनवरी से 30 जून। एक्चुअल में कितना कैश आया और एक्चुअल में कितना कैश पेमेंट हुआ। एक्चुअल रिसीट्स पे फोकस करेंगे और एक्चुअल पेमेंट्स पे फोकस करेंगे। यानी एक्चुअल में 6 महीने में कितना कैश रिसीट हुआ है, एक्चुअल में कितना कैश पेमेंट हुआ है, इसको बेस मान करके आने वाले जो 6 महीने हैं इसका हमें बनाना है बजट। बजट में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, कैश का, इसलिए इसको बोलते हैं कैश बजट। अच्छा, क्या सिर्फ एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीट को ही बेस माना जाता है? जी नहीं। ये जो पीरियड है, मान लीजिए 1 जनवरी से 30 जून 2020, आखिर इस 6 महीने का भी तो कभी ना कभी बजट बनाया गया होगा। यानी प्रीवियस ईयर में 2019 में 6 महीने का बजट बनाया गया होगा, 6 मंथ्स बजट। और ये 6 महीने का बजट बनाया गया था 1 जनवरी से 30 जून का। तो यानी ये बजट हमने 6 महीने का बनाया था और एक्चुअल में क्या कैश रिसीट हुआ और पेमेंट हुआ, इन दोनों को बेस लेकर के हम क्या करेंगे, आने वाले जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने की हम क्या करेंगे, एक एस्टीमेट बताएंगे कि कितना कैश आ सकता है, कितना कैश जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे कैश बजट क्या होता है, कैश बजट एक फाइनेंशियल बजट है और इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैश रिसीट कहां कहां से होगी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, और कैश पेमेंट कहां कहां करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, रिसीट्स 3 टाइप की हो सकती हैं। एक तो बिजनेस एक्टिविटी में जो रिसीट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा होता है अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज, रिसीट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस ऑपरेशन। और तीसरा होता है कैश रिसीट्स फ्रॉम कैपिटल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सिंपल है। रिसीट के 3 पार्ट हैं, बिजनेस एक्टिविटी में कितना रिसीट हो रहा है, अदर देन बिजनेस में कितना हो रहा है, और कैपिटल। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, गुड्स हम बेचते हैं बिजनेस में तो बहुत बार हम कैश में बेचते हैं और क्रेडिट में भी। अभी हम कैश बजट की बात कर रहे हैं तो हम कैश सेल हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, जिनको हम क्रेडिट पे बेचते हैं उनसे भी तो कभी न कभी पैसा रिटर्न मिलेगा, तो वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी। हमने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचा होगा, बाद में कस्टमर ने हमें वो पैसा दिया। अच्छा, हमने बिल इशू किए थे, 11th क्लास में था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट पे गुड्स बेचा था, हमने सामने वाले पार्टी को बिल इशू किया, बाद में उससे कलेक्शन हुआ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार हम कुछ सामान बेचते हैं तो बेचने से पहले एडवांस पैसा ले लेते हैं, तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? नॉन बिजनेस एक्टिविटी, मान लीजिए बिजनेसमैन ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया तो उसको डिविडेंड मिला, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बैंक में पैसा जमा किया तो इंटरेस्ट मिला, टैक्स ज्यादा जमा हो गया था तो रिफंड हो गया या कमीशन मिला, तो ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज है। अच्छा, तीसरी एक्टिविटी क्या है, कैपिटल ट्रांजेक्शन। कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू किए, डिवेंचर्स इशू किए, ये कैपिटल अरेंज करने का तरीका है, मनी अरेंज करने का तरीका है। ये 12th क्लास में था
ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट, हो सकता है हमने कोई फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचा, उससे पैसा आया, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, क्या वो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीदती होगी? क्या खरीद सकती होगी। तो मान लीजिए खरीदे हुए शेयर्स बेच दिए, या फिर पैसे कम पड़ गए तो शॉर्ट टर्म लोन लिया। तो बिल्कुल सिंपल है, कैश रिसीट के अंदर 3 एक्टिविटी होती है, बिजनेस ऑपरेशन, नॉन बिजनेस ऑपरेशन और कैपिटल ट्रांजेक्शन। और इन्हीं ट्रांजेक्शन में पेमेंट भी तो होता है। कैश सेल किया तो क्या कैश पेमेंट नहीं करते होंगे? गुड्स जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको हम खरीदे भी तो होंगे। तो सेम चीज है, पेमेंट में भी 3 कैटेगरी है, कैश पेमेंट्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कैश पेमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैश पेमेंट फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे जस्ट अपोजिट है, देखिए कैश सेल्स, कैश परचेजेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू सप्लायर्स। शॉप में सर्वेंट होगा, एम्प्लॉयज होंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। तो बिजनेस एक्टिविटी में कैश आता है तो बिजनेस एक्टिविटी में कैश जाता भी है। सिमिलरली नॉन बिजनेस ऑपरेशन में पैसा आता है तो नॉन बिजनेस ऑपरेशन पैसा जाता भी तो है। मान लीजिए हमने लोन लिया, ये देखिए लोन लिया था तो रिसीट हुआ, तो उस लोन पर हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, पब्लिक ने शेयर खरीदे थे हमारे, तो पब्लिक को हम क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। मान लीजिए हमने डोनेशन दिया, तो डोनेशन हमारी बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी है, इनकम टैक्स पे की हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। सिमिलरली कैपिटल ट्रांजेक्शन से देखिए कैश रिसीट हो रहा था, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कंपनी ने शेयर और डिबेंचर इशू किए तो कंपनी के पास पैसा आया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद डिबेंचर के पैसे लौटाती है कंपनी, एक सर्टेन टाइम के बाद शेयर के पैसे भी लौटाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। फिक्स एसेट को बेचा है तो फिक्स एसेट अगर हम एक्वायर करेंगे तो ये हमारा कैपिटल ट्रांजेक्शन ही है। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन में रिसीट भी होगा, पेमेंट भी होगा। नॉन बिजनेस ऑपरेशन में रिसीट भी होगा और पेमेंट भी होगा। बिजनेस ऑपरेशन में रिसीट भी होगा और पेमेंट भी होगा। सिमिलरली एसेट को बेचना और एसेट को खरीदना, बस यही सब चीजें आपको एक फॉर्मेट के अंदर लिखना है, जो हो जाएगा आपका कैश बजट का फॉर्मेट। बस यही है, सिंपल। तो कैश बजट ये हो गया क्या? 3 एक्टिविटीज से रिसीट होता है, बिजनेस ऑपरेशन, नॉन बिजनेस ऑपरेशन और कैपिटल ट्रांजेक्शन। सिमिलरली बिजनेस ऑपरेशन में ही पेमेंट भी होता है, नॉन बिजनेस ऑपरेशन में भी पेमेंट होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन में भी। वीडियो पॉज करके आप ये थ्योरी जरूर नोट कर लीजिएगा, ये मैंने 3-4 किताबों से मिक्स करके निकाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये देखिए। अच्छा, आप कैश बजट कैसे बनाया जाता है? कैश बजट बनाने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, दूसरा होता है बैलेंस शीट मेथड और तीसरा होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। जो रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड होता है बहुत सबसे सिंपल मेथड होता है और ये मेथड शॉर्ट टर्म एस्टिमेट पर बेस्ड होता है। यानी अगर आपको 1 मंथ का बजट बनाना है या क्वार्टरली बजट बनाना है या हाफ ईयरली बजट बनाना है, अगर हम ईयरली बजट बनाना है, तो अगर हम ये बजट बना रहे हैं इतने, तो इसको हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड से बनाएंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड बोलते हैं। लेकिन बैलेंस शीट मेथड और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के एस्टिमेट बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी जैसे 5 साल का बनाना है बजट, तब हम इस मेथड को यूजफुल होते हैं बहुत। लेकिन ये आपके कोर्स में अगर देखा जाए तो ये आपके कोर्स में है, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में, ये देखिए कैश बजट का फॉर्मेट दिया है, इसलिए मैं फॉर्मेट इसी में से दिखा देता हूं। ये देखिए रिसीट्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन, नॉन बिजनेस ऑपरेशन और कैपिटल ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए सिमिलरली पेमेंट में भी 3 होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन में पेमेंट होता है, नॉन बिजनेस ऑपरेशन पेमेंट होता है और कैपिटल ट्रांजेक्शन। ये आपकी बुक में बना होगा। तो ये है आपका एस्टिमेटेड रिसीट्स, एस्टिमेटेड पेमेंट्स और यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो बजट बनाते समय में ध्यान में रखती हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं उसमें आपको सिर्फ ये 2 चीजें आज मैं सिखाऊंगा। एक तो ये कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सिर्फ हम रिसीट को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। जो सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें रिसीट से रिलेटेड 2 पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये देखिए इसमें लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या है? मैं कहता हूं मान लीजिए जनवरी में गुड्स बेचा, मान लीजिए 1000 का गुड्स बेचा, तो हर बिजनेस में कैश सेल्स भी होता है, क्रेडिट सेल भी होती है।
मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए जनवरी में 1000 की सेल होती है, जिसमें से 40% उसी महीने पैसा मिल जाता है, यानी कैश सेल्स इमीडिएटली, और बाकी 60% जो है वो नेक्स्ट मंथ मिलता है, जिसको हम बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये कैलकुलेशन हमें जितने मंथ का बना रहे हैं बजट, उतने मंथ में अप्लाई करना है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू देख लीजिए कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान है। ये देखिए आपके बुक में, ये साहित्य भवन की बुक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन है साहित्य भवन की बुक में, ये है क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, मंथ अप्रैल में जून 16,000, 28,000, 24, जुलाई में 40,000, 50,000 एंड 20,000। ये 6 महीने की आपको एस्टिमेटेड सेल दी है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है क्लियरली एस्टिमेटेड। अब यहां पर लिखा है कि 20% सेल कैश सेल होती है, यानी अगर अप्रैल में 16,000 की सेल किया है तो 20% तो उसी महीने मिल जाता है कैश सेल इमीडिएटली, और बाकी 80% क्रेडिट सेल है। अब ये क्रेडिट सेल क्या पूरी अगले महीने मिल जाती है या ये 2 पार्ट में मिलती है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है ऑफ द क्रेडिट सेल्स 70% आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग एंड द बैलेंस इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर अप्रैल में क्रेडिट सेल किए, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, जनवरी 1000 था, 1000 की सेल हुई, तो 1000 में से मान लीजिए 20% तो उसी महीने मिल गया, यानी 20% यानी 200 अप्रैल में ही मिल गया। अब बाकी बचा 800 जो है वो क्रेडिट सेल है। अभी 800 की जो क्रेडिट सेल है ये कब मिलती है? ये 2 पार्ट में मिलती है, 70% नेक्स्ट मंथ एंड 30% उसके भी नेक्स्ट मंथ, यानी मई एंड जून। अच्छा, मैं बजट कितने पीरियड का बनाना है वो भी तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें बताना है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन ईच मंथ फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, यानी 6 महीने। याद रखिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, वीकली, ये शॉर्ट टर्म बजट के एग्जाम्पल है। देखिए मैं सॉल्व करते जाता हूं, आप देखते जाइए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये देखिए सबसे पहला कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। हर महीने अप्रैल से लेकर के अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सेल्स आर 20% कैश। अप्रैल में 16,000 का गुड्स बेचा तो इमीडिएटली पैसा मिल गया। कितना परसेंट मिल जाता है? 16,000 की अगर सेल करते हैं तो 20% मिल जाता है। तो 16,000 का 20% कितना हो गया? 16,000 का 20% हो गया 3200। अच्छा, अब बात करते हैं अपन मई की। मई में 28,000 है, 28,000 का 20% उसी मंथ मिल जाता है। बाकी 80% 2 पार्ट में मिलता है, 70% एंड 30%। फिर जून में देखिए, जून में 24,000 है, 24,000 का 20% 4,800। जुलाई में देखिए 40,000, 20% 8,000। अगस्त में 50,000, 50,000 का 20% 10,000। और सितंबर में 20,000, 20% हो जाएगा 4,000। अब बारी आती है क्रेडिट सेल की। अब देखिए क्रेडिट सेल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर मैं एक अलग से टेबल बना रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब अप्रैल में ये देखिए क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिए, अप्रैल में 16,000 की सेल थी, जिसमें से 20% 3200 उसी महीने मिल गया। तो बाकी कितना हुआ? बाकी हो गया क्रेडिट सेल। तो 16,000 में से 3200 निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 12,800। अच्छा, मई की बात करते हैं। मई में कितनी सेल थी? 28,000 थी। 28,000 में से 5,600 तो उसी महीने मिल गया, यानी बाकी कितना बचा? बाकी बचा 22,400। ये हो गया क्रेडिट सेल में की। फिर जून में आते हैं। जून में देखिए 4,800। जून में कितनी सेल किया था? 24,000। 24,000 में 4,800 उसी महीने मिल गया, तो बाकी कितना बचा? 19,200। ये हो गया जून का। अब बारी आती है जुलाई की। जुलाई में कितना है? 40,000। 40,000 में 8,000 तो उसी महीने मिल गया, तो बचा कितना? 32,000। अब आते हैं अगस्त में। अगस्त में 50,000 सेल थी, 20% 10,000 उसी महीने मिल गया, तो कितना बचा क्रेडिट सेल? 40,000। ये हो गया अगस्त। सितंबर में 20,000 है, 20,000 का 20% 4,000 कैश सेल्स है,
यानी 16,000 जो है वो क्रेडिट सेल है। अब देखिए मैं सब क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये क्रेडिट सेल के बारे में तो बताने कि अप्रैल में जो क्रेडिट सेल थी उसका कितना परसेंट अगले महीने मिल रहा है और उसके अगले महीने। देखिए सेंटेंस एक बार और पढ़ते फटाफट। ऑफ द क्रेडिट सेल, अब देखिए ये क्रेडिट सेल है, 70% आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग एंड द बैलेंस इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। यानी इसका 70% नेक्स्ट मंथ में मिलता है और 30% और अगले महीने मिलता है। देखिए एक बार मैं और शॉर्ट में बता देता हूं। अप्रैल, एक कैलकुलेशन समझा देता हूं। अप्रैल में टोटल सेल है क्वेश्चन में 16,000। अब 16,000 का 20% यानी 3,200 जो हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं मिल चुका है, ये अप्रैल में मिला है। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 12,800। ये क्रेडिट सेल है। हम कैश बजट बना रहे हैं, क्रेडिट सेल से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन है कि ये कभी ना कभी तो कलेक्शन होगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 70% आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग एंड द बैलेंस इन सेकेंड मंथ फॉलोइंग। बस ये मैंने मेन कैलकुलेशन लिख दिया है, बस इसका फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। रिमेंबर 70% नेक्स्ट मंथ में, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 70% कितना आएगा। तो 12,800 इसका 70%, 8960 नेक्स्ट मंथ में मिलता है और बाकी 30% 12,800 इंटू 30% 3840 और अगले महीने मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं मई का। मई में कितना है? 22,400। तो मई में 22,400 है, इसका 70% 15,680 जून में मिलता है, 15,680 जून में मिलता है और 30% मिलता है जुलाई में। तो 22,400 इंटू 30% यानी 6,720 मिलता है जुलाई में। जून में कितनी सेल किया था? 19,200। तो 19,200 इंटू 70% ये मिलता है जुलाई में 13,440 और 19,200 इंटू 30% ये मिलता है अगस्त में। अब आते हैं जुलाई में। जुलाई में 32,000 सेल है, जुलाई का 70% अगस्त में मिलता है। 32,000 इंटू 70 22,400 अगस्त में और 32,000 का 30% नेक्स्ट मंथ में 9,600। अब आते हैं अगस्त। अगस्त का 70% मिलता है सितंबर में और 30% मिलता है अक्टूबर में। तो हमको अक्टूबर से मतलब नहीं और बाकी के फिगर से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सितंबर का पैसा कब मिलेगा? अक्टूबर में और नवंबर में, और हमको बजट बनाने सितंबर। हमें सितंबर तक के कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट बनाने। तो अगस्त में 40,000 है, तो 40,000 का 70% होता है 28,000, जो कब रिकवर होगा? सितंबर में। और 30% कब मिलेगा? अक्टूबर में। अब इसका बस करना है हमको टोटल। बस ये हो गया हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जिनको हमने उधार बेचा था उनसे कितना पैसा मिला और कब का वसूल हो रहा है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का टोटल करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके निकाल लिया था ताकि टाइम बचेगा। तो ये टोटल आ गया अपना। अप्रैल में तो कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ, तो मई का टोटल 8,960, जून का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 14,560, 14,560। इसी तरह से 8,960 आ गया था इसका, 8,960 मई का। एंड जून का 19,520 आएगा। जुलाई का आ जाएगा 2160, 20,160 इसका टोटल। अगस्त का आ जाएगा 28,160 और सितंबर का आ जाएगा 37,600। तो ये कैश सेल तो बिल्कुल इजी था, बस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का कैलकुलेशन ध्यान रखिए कैसे करना है। और इन दोनों का कर देंगे टोटल। ये आ जाएगा 3,200, ये आ जाएगा 14,560, इसके बाद आ जाएगा 24,320, इसके बाद आ जाएगा 28,160, 38,160 एंड लास्ट 41,600। ये क्वेश्चन आपकी बुक का पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देखिएगा। ये जो मैंने बेसिक्स बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश रिसीट्स और ये कैश पेमेंट। वीडियो पॉज करके थ्योरी नोट कर लीजिएगा। और ये भी थ्योरी, ये क्वेश्चन था जो मैंने नोट किया था, ये बुक का ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर नोट किया है। ये थ्योरी है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें कैश रिसीट्स भी होगा और कैश पेमेंट भी होगा, लेकिन उससे पहले कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा।